लायबिलिटी की पेमेंट आपने रिकॉर्ड शुरू कर दी। अच्छा, साथ साथ एसेट जब आपने एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लिया तो एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन भी ऐड करते हैं। से ये अब 2 मिलियन का एसेट है तो इस 2 मिलियन के एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन मैं अज्यूम करता हूँ 10% के रेट से 10%। तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों। तो ये आपके अकाउंट्स में एंट्रीज हो रही होती है। तो आपके अकाउंट्स में जब ये एंट्री डल रही होती है तो इसका मतलब है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें कौन कौन सी फिगर जा रही है। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, एक डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है, ठीक है। जबकि बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी बैलेंस शीट आइटम है, ठीक। अच्छा, लॉ ये कहता है कि जनाब आपको मैंने डेप्रिसिएशन नहीं देनी। डेप्रिसिएशन तो आपको पता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो अलाउ नहीं होती, उसके बदले में आपको क्या मिलती है, टैक्स डेप्रिसिएशन। लेकिन लीज्ड एसेट की सूरत में आपको टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं मिलती। याद रखें, लीज एसेट की सूरत में आपको टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं मिलती, बल्कि ये जो फाइनेंस लीज लायबिलिटी है, ये जो फाइनेंस लीज लायबिलिटी आप रीपे कर रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे कर रहे हैं, ये आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ होती है। तो जब हम फाइनेंस लीज लायबिलिटी के ऊपर वर्किंग करते हैं तो इस तरह से करते हैं। अब ये जरा इस स्लाइड को देखें। आपके पास इनकम थी, फर्ज किया 1,00,000 रुपया, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस थे, 70,000 रुपए के थे, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 5,000 रुपए की, फाइनेंस कॉस्ट चार्ज हुई 5,000 रुपए की, और अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया आपके पास 20,000 रुपए। तो आपने क्या करना है, आपने जो डेप्रिसिएशन और लीज एसेट थी, अब ओन्ड एसेट की तो आप करते ही है एड बैक, लेकिन लीज एसेट की डेप्रिसिएशन भी आपने एड बैक कर दी। और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लीज पेमेंट जो फर्ज किया आपके पास आ रही है 15,000 रुपए की, उसे आपने एज एन एक्सपेंस क्लेम करना। देखिए अकाउंटिंग में तो ये प्रिंसिपल अमाउंट की जो पेमेंट है, आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री देखें तो फाइनेंस लीज लायबिलिटी को आप डेबिट कर रहे हैं और बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है ही नहीं। लेकिन टैक्स वाला क्या कह रहा है, वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लीज पेमेंट एज एन एक्सपेंस अलाउ कर रहा है। तो अब यहाँ पे फर्क क्या हुआ, ओन्ड एसेट अगर होंगे तो ओन्ड एसेट के ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक होती है और टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ होती है, जबकि लीज एसेट्स की सूरत में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक होती है और जो लीज पेमेंट आप करते हैं वो एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ होती है। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो मुझे मुझे बताएं, मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें इसके ऊपर। जी सलमान, क्वेश्चन पूछें। जी सर, ये अमाउंट कितनी होगी? यहाँ पे 15,000 है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट की जो हम पेमेंट करेंगे वो तो जितनी उतनी भी होगी ना? उतनी होगी, बिल्कुल अब बिल्कुल। अभी एग्जाम्पल में लाख हमने उसकी वो तो पेमेंट की वैसे थी, तो मैंने एक लाख। और एग्जांपल से हाँ वो सेपरेट बनाई ना, तो वो ₹1,00,000 होगी। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आपने पे की है। अच्छा, तो मतलब इंस्टॉलमेंट देख के मतलब हम हाँ, जितनी डिसाइड करेंगे इंस्टॉलमेंट है। जितनी हमने अच्छा, इंस्टॉलमेंट पे किया। हाँ इसमें एक और भी होता है बाज़ औक़ात ना आपके क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर तो था ना, बाज़ औक़ात वो ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और वो क्वेश्चन में कहता है कि आपको ना वो इंस्टॉलमेंट जो है वो कहता है इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके इंटरेस्ट की पेमेंट भी शामिल है, ठीक है। सही। तो सही। अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की पेमेंट भी शामिल है तो फिर आपने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है। ये इसको मैं इस तरह से करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट, और फिर आप फाइनेंस कॉस्ट को भी ऐड बैक कर देंगे, सही। ठीक है। क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट भी आपकी जो है ना वो इसके प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लीज, ये प्रिंसिपल की बजाय वो आपको देता है टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सही। इंक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट। तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, से वो 20,000 रुपए है, फिर आप टोटल अमाउंट ऑफ, यानी आप फिर डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट को जी। भी ऐड बैक कर देंगे, और पूरी सही। पूरी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को माइनस कर देंगे। अगर अब मैं इसको अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बल्कि लिख देता हूँ आपको यहाँ पे ना, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इसमें आपने वो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, जो अमाउंट ली है आपने इस केस में,
जो इंस्टॉलमेंट हमने पे की है बेसिकली उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन लेस कौन सी अमाउंट करेंगे हम सर? हाँ, मैं अभी ये नोट्स लिख रहा हूँ ना, इसको जरा एक नजर देखें, सारे लोग देख लेंगे नोट्स। अब आपने इसमें क्या करना है, पहला काम, अकाउंटिंग depreciation is always added back as inadmissible expense for owned assets and leased assets। ठीक है, एक तो ये प्रिंसिपल हमने याद करना। दूसरा, फॉर ओन्ड assets tax depreciation is allowed and for leased assets lease payment is allowed as an expense। ठीक है, ओन्ड एसेस की सूरत में टैक्स डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस अलाउ होती है, और लीज एसेस की सूरत में लीज पेमेंट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। ठीक हो गया, एज एन एडमिसिबल एक्सपेंस। ठीक हो गया। तीसरा, इफ द इंस्टॉलमेंट includes interest, that is principal amount and interest is not segregated, then interest expense plus accounting depreciation both are considered as inadmissible expense। इन दोनों को आप inadmissible कर देंगे and claim full amount of installment as an expense। तो उस सूरत में पहले हमने यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हमने फॉर लीज एसेस प्रिंसिपल लीज पेमेंट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो ये फर्क हो कि सवाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस उसमें ऐड बैक करेंगे और जो पूरी अमाउंट है वो पूरी लेस लीज, करेंगे। हाँ, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट के अंदर शामिल हो गया ना इंटरेस्ट भी, तो जब आप पूरी इंस्टॉलमेंट क्लेम करेंगे, अदरवाइज तो इंटरेस्ट दो दफा एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, इसलिए ये इसके दो तरह से ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन है लीज पेमेंट्स के हवाले से? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स के ऊपर बैड डेट्स होते क्या है, जब आपने किसी को कोई गुड्स सेल आउट की तो पहली अकाउंटिंग एंट्री क्या डलती है, मैं इसको आपको अकाउंटिंग एंट्री से समझाता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए आप जरा छोड़ दें जो यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, बैड डेट्स, डेटर को आप डेबिट करते हैं से 1 लाख रुपए से, और सेल्स को आप क्रेडिट करते हैं 1 लाख रुपए से। तो ये यूजुअल अकाउंटिंग एंट्री होती है आपके लिए जब आप करते हैं, कभी भी एंट्री करते हैं अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, अब ये डेटर कोई एक नहीं है, फर्ज किया डेटर ए बी सी डी, 4 डेटर्स हैं आपके, और चारों को आपने 25-25 हजार रुपए की सेल की है। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे डेटर ए refuses to make payment। ठीक है, डेटर ए जो है वो रिफ्यूजेस या डिलेज पेमेंट। तो अब अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में एक आप एंट्री डालते हैं बैड डेट्स डेबिट, जो कि आपका P&L में जाता है 25,000 रुपए। मैंने एज्यूम किया कि सारे डेटर्स 25-25 हजार रुपए के। और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो आपका बैलेंस शीट का आइटम है, और ये आपके एंट्री डलती है। जब आपकी बैलेंस शीट बनती है तो क्या होता है, उसमें डेटर्स में से ये प्रोविजन फॉर बैड डेट आप माइनस करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट्स के अंदर एंट्री डल रही होती है। तो लॉ ये कहता है
कि जिस वक्त ये वाली एंट्री होती है, यानी जिस वक्त आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो प्रोविजन एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी, प्रोविजन एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी, बल्कि आप क्या करेंगे, आप अकाउंट्स के अंदर जब आप इसको प्रोविजन एट दिस स्टेज द प्रोविजन इज एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस। प्रोविजन क्या है, एक इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, और आप जब वर्किंग करेंगे तो उसके अंदर इसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे, फिर जब फर्ज किया अगले साल किसी वक्त वो एक्चुअल राइट ऑफ हुआ, उस वक्त अकाउंटिंग एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट 25,000 रुपए, और डेटर्स जो डेटर था उसको आप क्रेडिट कर देते हैं 25,000 रुपए से, ठीक है। यानी जो आपने एक प्रोविजन क्रिएट की थी, जो बैलेंस शीट आइटम थी वो खत्म करती, और डेटर आपने एज ए एक्सपेंस क्लेम कर दिया। ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये काम हुआ से इन टैक्स ईयर 2020 से इन टैक्स ईयर 2019, ठीक है। अब आप वर्किंग में क्या कर रहे होंगे, अब जब आप इसकी वर्किंग कर रहे होंगे तो वर्किंग में आप इस तरह से कुछ करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट, पहले टैक्स ईयर 2019 का मैं आपको बता दूं, ये साथ ही कर देते हैं। टैक्स ईयर 2019 और टैक्स ईयर 2020 अकाउंटिंग प्रॉफिट फर्ज किया है इस वक्त 70,000 रुपीज, और से 2020 का है 1,20,000 रुपये। आप क्या करेंगे, एड इनएडमिसिबल, तो प्रोविजन यानी बैड डेट्स, प्रोविजन ओनली। जब आपने प्रोविजन क्रिएट की तो आप क्या करते हैं, इसको एड बैक कर देते हैं, लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस। इस साल कोई नहीं है तो हमने क्या किया, टैक्स प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया, 70,000 प्लस 90। ये टैक्स ईयर 2019 में हो गया। टैक्स ईयर 2020 में आप क्या करेंगे, टैक्स ईयर 2020 में प्रोविजन नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोविजन को राइट बैक कर रहे हैं, तो बैड डेट्स यहाँ पर तो कोई नहीं होगा, लेकिन एडमिसिबल एक्सपेंस में आप क्या करेंगे, 95,000, और इसके नतीजे में आपके पास ये क्या आ जाएगा। तो प्रोविजन जब क्रिएट होती है तो उस वक्त वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस होता है, और जब वो प्रोविजन आप एक्चुअल राइट ऑफ करते हैं तो फिर वो उस वक्त जाके एडमिसिबल एक्सपेंस बन जाता है। जब प्रोविजन क्रिएट होती है तो इनएडमिसिबल एक्सपेंस होता है, डिसअलाउड एक्सपेंस होता है, और जब अगले साल उसको एक्चुअल राइट ऑफ करेंगे तो वो एडमिसिबल एक्सपेंस बन जाएगा। इसमें फिर एक और भी काम होता है, वो ये होता है कि आप देखें इसमें हो क्या रहा है। अगर मैं इसका टी अकाउंट बनाऊं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, तो इसका अगर मैं टी अकाउंट बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनता है। अकाउंटिंग तो उम्मीद है सबको आती होगी, तो डेबिट क्रेडिट टी अकाउंट बनाऊं तो इस टी अकाउंट में सबसे पहले आपके पास इसमें और भी कॉलम ऐड करना चाहिए, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, क्रेडिट रुपीज। तो होता ये है कि ओपनिंग बैलेंस, अब ये मैं उस सवाल को इग्नोर कर रहा हूं जो भी मैं आपको कराया था, वैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है से 60,000 रुपीज का, ठीक है।
ड्यूरिंग द ईयर फर्दर जब प्रोविजन क्रिएट होती है तो एंट्री डलती है बैड डेट्स डेबिट से, आपने मजीद 23,000 के बैड डेट्स क्रिएट कर दिए। अगर कोई रिवर्सल आती है, यानी आप कोई बैड डेट्स के ऊपर फर्ज किया आप कहते हैं कि आपने कोई एंट्री की और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स क्रिएट, यानी ये क्या होता है जब आप एक्चुअल राइट ऑफ कर रहे होते हैं तो ये एंट्री डलती है। से आपने उस वक्त जो राइट ऑफ किया 3,000 के राइट ऑफ किए, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 60 प्लस 93,000, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 90,000 का। तो ये टी अकाउंट बन रहा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये एक बैलेंस शीट आइटम है, ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी जो पिछले सालों में प्रोविजन क्रिएट की थी, फर्दर ड्यूरिंग द ईयर जो फर्दर प्रोविजन क्रिएट की वो बैड डेट्स की, वो 23,000 की फर्दर प्रोविजन क्रिएट हो गई। फिर अगर ड्यूरिंग द ईयर पिछले में से कोई डेटर्स राइट ऑफ हुए हैं तो वो राइट ऑफ की एंट्री डल जाती है, और आखिर में क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 90,000 का आपके पास आ जाता है, ठीक है। सिक्सटी प्लस 80 23, जी ठीक है, 80,000। तो बैड डेट्स आप डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप क्रेडिट करेंगे, तो ये 60 प्लस 23 83, 83 माइनस 3,000 80,000। थैंक यू फॉर द करेक्शन। रिकॉर्डिंग क्या लिखा है? अली अदर ने लिखा है बैड डेट्स दूसरी साइड पे होते हैं। नहीं, बैड डेट्स इसी तरह होते हैं, ये प्रोविजन है ना, तो बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो रही है। बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो रही है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो रही है और डेटर्स जो है ना वो क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये जो डेबिट बता रहा है ना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का डेबिट है, या ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट होने का लिखा हुआ है। बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी का जब अकाउंट बनता है तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस ये आपकी इस साइड पे राइट हैंड साइड पे होता है और क्लोजिंग बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। जब एसेट का आपके पास टी अकाउंट बनता है तो ओपनिंग बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और क्लोजिंग बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो ये अकाउंट बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, टी अकाउंट। अच्छा जी, तो आपने अब एग्जाम में आपके पास क्या होता है, एग्जाम में वो आपके पास इंफॉर्मेशन दे देता है बाज़ ओपनिंग बैलेंस की, क्लोजिंग बैलेंस की, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस की, क्लोजिंग बैलेंस की, और ये जो दो इंफॉर्मेशन है 3,000 और 23,000, इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन देता है, आपने क्या करना होता है? आप अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप जब, अब मैं इस एग्जांपल को 2020 खत्म करता हूँ, तो आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट से 70,000 का है। बैड डेट्स जो प्रोविजन है, अगर आपके पास एग्जाम में इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं गिवन, तो बैड डेट्स जो प्रोविजन क्रिएट हुई है आप क्या करेंगे, 23,000 की प्रोविजन को ऐड बैक कर देंगे। एडमिजिबल एक्सपेंस में क्या लेंगे, जो राइट ऑफ है उसे आप एडमिजिबल एक्सपेंस में लेंगे। 70,000 प्लस 23,000 93,000 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो अकाउंट चल रहा होता है। इसकी यार ये एंड में स्टिक टू ये मसला, फॉर्मेटिंग। तो ये बैड डेट्स में, यानी आपने क्या करना है, जो प्रोविजन फॉर द ईयर होगी उसको राइट बैक करेंगे और एडमिजिबल एक्सपेंस होगा उसको क्लेम करेंगे। एग्जाम में ये जो चार फिगर्स हैं इनमें से जनरली तीन फिगर्स की आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है और चौथी आपने मालूम करनी होती है। जनरली ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, और ये राइट ऑफ और प्रोविजन, इन दो में से कोई एक फिगर आपके पास गिवन होती है। तो आपने टी अकाउंट बनाना है, चारों फिगर्स मालूम करनी है और उसके नतीजे में फिर आपने एडमिजिबल और इन एडमिजिबल की फिगर वर्कआउट करनी है। जी सरोज।
क्वेश्चन पूछे सर। इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि हमने जो प्रोविजन मतलब पहले एज एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस उसको लिखा हुआ है, ऐड की हुई है, जी और फिर बिल्कुल। उसके बाद जो एक्चुअल बैड डेट हो जाता है उसको बस माइनस कर देते हैं, हाँ, ये उसको कर जो रहे हैं हम? एक्चुअल राइट ऑफ है उसे हमने नीचे माइनस कर देना। ठीक है, बस ये हो रहा है ना सर? ये हो रहा है। लेकिन एग्जाम में ना ये इंफॉर्मेशन थोड़ी ट्रिक से गिवन होती है ना। एग्जाम में आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। ठीक है, कि बॉब द बिल्डर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, मैं जरा इन पार्टिसिपेंट्स आपको रिमूव कर दूं। आउट हो गया। अच्छा जी, तो ये जो आपके पास एग्जाम में आपके पास ना इनमें से एक इंफॉर्मेशन हिडन होती है, यानी या तो वो प्रोविजन की इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है या एडमिसिबल एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर वो प्रोविजन की इंफॉर्मेशन को हाइड कर देगा तो फिर आपको मालूम करनी पड़ेगी। आप मालूम कैसे करेंगे? मालूम करने के लिए टी अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये टी अकाउंट बनाना आता है तो फिर आप इनमें से जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसका आपको पता लग जाएगा। सर बात इससे समझ? ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो नहीं आ सकती नहीं, इसमें प्रोविजन तो की? यही मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी है ना कि आपके पास टी सही। अकाउंट की चार में से तीन इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एक आपने मालूम करनी होगी। सही, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब मैंने एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, डेटर्स राइट ऑफ। सरोज ने एक क्वेश्चन पूछा कि इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ सकती। एक और सॉरी सरोज, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी जहन में आ गई। वो ये होता है कि बाज एक तो डेटर्स राइट ऑफ होते हैं ना, बाज औकात रिवर्सल भी होता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने फर्ज किया ये चारों इंफॉर्मेशन गिवन है और फिर भी ये बैलेंस नहीं हो रहा। वो कहता है क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो आपका फर्ज किया 70,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है इस साल कोई आपने बैड डेट्स की प्रोविजन रिवर्स की हो या आपने रिकवरी की हो। ठीक है, तो रिकवरी की सूरत में भी ये 10,000 की आपने रिकवरी कर ली। अब जब वो रिवर्सल होगी या रिकवरी होगी, ठीक है, जब रिवर्सल होती है या रिकवरी होती है तो जैसे आप राइट ऑफ को एज एन एक्सपेंस क्लेम करते हैं तो फिर आपने इसमें क्या मॉडिफिकेशन करनी होगी? यहाँ पर आप क्या करेंगे, एडमिसिबल एक्सपेंस के अंदर 3,000 और सॉरी दो एडमिसिबल एक्सपेंस हो जाएंगे। एक तो राइट ऑफ जो कि 3,000 का था और दूसरा हो जाएगा रिवर्सल या रिकवरी 10,000। ये एक कम्प्लेक्सिटी और हो सकती है कि ये चार यानी आपके पास इसमें इंफॉर्मेशन ये भी फर्दर हो सकती है। तो आपने टी अकाउंट बना के देखना है कि टी अकाउंट में पॉसिबल ये 5 आइटम्स हैं। 5 में से अगर 3 गिवन होंगी तो चौथी आपको मालूम करनी होगी, अगर 4 गिवन है और तो 5वीं आपको मालूम करनी होगी, और अगर फर्ज किया चारों पे ऊपर आपका अकाउंट टी अकाउंट बैलेंस हो जाता है तो ऑब्वियसली 5वीं इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है। जी सर, क्वेश्चन पूछे सलमान। जी सर, वो रिवर्सल की एंट्री जरा मैं भूल गया हूँ, उसकी क्या एंट्री होती है सर? देखिए, रिवर्सल की जब आप एंट्री करेंगे ना तो उसके अंदर जी। ये जहाँ पर मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज बनाई थी का अकाउंटिंग एंट्रीज की स्लाइड बनाई थी, ये इसी सर स्लाइड। वो आपका टाइम भी पूरा हो रहा है वैसे, अच्छा, एक मैं मिनट आपको रह गया। दोबारा जो है ना इन करता हूँ। ठीक है, चलिए सही है, ठीक है सर। मैं इन करता हूँ फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक।